नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के द्वारा जितने भी ड्रोन्स मिसाइल्स लॉन्च किए गए सभी को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इस माइनर कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर जो चीज़ निकल के आया कि टर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया, वह इंडिया के लिए एक कंसर्न का विषय है। वो भी ऐसे समय में जब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के मदद से, जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो फर्स्ट कंट्री था जिसने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एड प्रोवाइड किया। तो ऐसे में इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप को समझना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर पे टर्की का शुरू से क्या स्टांस रहा है और वर्तमान समय में क्या है। साथ ही यह भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से भारत और टर्की का संबंध किस तरीके से रहा है, वर्तमान में क्या स्टांस है, और स्पेशली जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन के आने के बाद किस तरीके से रिलेशनशिप में चेंजेस हुए हैं, भारत के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, भारत को टर्की के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहिए। साथ ही उन घटनाओं के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाइकआउट किया गया और इंडिया के द्वारा किस तरीके से टर्की के खिलाफ एक्शन लिया गया। वो सारी जो प्रेजेंट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे जब कभी भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी रहता है कि उस कंट्री का लोकेशन क्या है। तो अगर आप इंडिया से उसको अगर आप ट्रेस कीजिए तो देखिए आपका ये टर्की तक आप जो है सी रूट से आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप सेंट्रल एशिया से इस रास्ते से आपका टर्की तक जा सकते हैं, यानी सी रूट और आपका लैंड रूट दोनों अवेलेबल है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो यह संबंध जो है लेटर वैदिक पीरियड से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। उस समय से ही भारत और टर्की के जो आप कह सकते हैं कि आर्थिक जो संबंध है उस समय से आपका स्थापित है। उसी समय के ट्रेड के माध्यम से, सेंट्रल एशिया के माध्यम से वो एक दूसरे कंट्री में ट्रेड होते रहा है। ये संबंध अगर हम लोग हिस्ट्री को लेटर वैदिक पीरियड के बाद अगर आगे जाए, अगर चोला एम्पायर के समय की बात करें तो चोला साम्राज्य के समय जो चोला के जो राजा थे उनके द्वारा एक कॉलोनी जो है उनको, जो टर्की जो लोग थे उनको जो है रहने के लिए दिया गया था, क्योंकि व्यापार के लिए जब चीजें एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे तो ऐसे में एक कॉलोनी जो है उनको प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि उस जगह का नाम आप देखिएगा तो कुथानुल्लूर करके जगह है, वहां पर उनको कॉलोनी जो है दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को और अगर फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अगर चले 15th सेंचुरी में अगर चले, आपको 15th सेंचुरी आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से विदेशी जो है या वेस्टर्न जो लोग हैं, आप स्पेन की बात कर दिए, पुर्तगाल की बात कर लिए, सारे लोग एशिया के साइड में सी रूट की तलाश कर रहे थे। उसी समय आपको पता है कि पहले यूरोप का संबंध इंडिया से सीधे लैंड रूट से हो जाता था, लेकिन ओटोमन जो है एम्पायर बहुत लार्ज हो गया। तो ऐसे में जो वेस्ट के पावर, चाहे वो इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, जेनेवा हो, सब के जो रूलर्स थे उन्होंने इंडिया को के तरफ ट्रेड करने के लिए सी रूट का खोज करने का कोशिश किया। ये उसी समय का पीरियड है। अब अगर उस समय अगर आप देखिएगा तो गुजरात वाला जो रीजन है, गुजरात है, बीजापुर, अहमदनगर है, इन सब जगह पे मुस्लिम शासक थे और इन सभी का संबंध जो है आपका उस समय का बहुत बड़ा जो एम्पायर है ओटोमन एम्पायर जो है उससे हुआ करता था। और पुर्तगाल, आपको पता है कि किस तरीके से वास्को डी गामा इंडिया के खोज में आप सभी लोग जानते हैं कि 1400 आपका 98 ईस्वी में ट्रेस करते हुए आए। पुर्तगाल जो आपका इंडियन ओशन है उस पर वो रूल करना चाहता था, यानी इंडियन ओशन से कोई भी अगर शिप क्रॉस करेगा तो उनको लेवी देना होगा, उनको जो है टैक्स वसूल करने का, उनका वो प्रभुत्व जमाने का पुर्तगाल के द्वारा कोशिश किया जा रहा था। ऐसे में गुजरात, बीजापुर, अहमदनगर के जो राजा थे उनका
ओटोमन के जो रूलर थे उनसे बहुत अच्छा था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉमन एनिमी के रूप में पुर्तगाल थे। तो ये दोनों का संबंध अच्छा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुर्तगाल का संबंध जो है उस समय के जो तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य था उससे अच्छा था। तो आप कह सकते हैं कि उसी समय से ट्रेड जो है चीजें होता रहा, एक दूसरे से राजनीतिक सहायता होते रहा है, डिप्लोमेटिक डील होते रहे हैं, सैन्य सहायता भी होते रहा है पुर्तगाल के विरुद्ध। अब हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर उसमें आगे जाएं, देखिए इस्लाम में एक चीज क्या होता है ना, यूनिवर्सल आपका कैलिफेट का कंसेप्ट है, यानी कि ओटोमन एम्पायर जो खलीफा का कंसेप्ट है, ओटोमन एम्पायर जब था तो उस समय माना जाता था कि जो है टर्की ही वो जगह है जहां पर जो है खलीफेट आपका वहां से रूल करते हैं। तो ये ओटोमन एम्पायर जो है आपका इस्लाम से बहुत अधिक कनेक्टेड है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो खलीफेट का कंसेप्ट है कि पूरे दुनिया में जो है एक ही मेन जो आप जिसको खलीफा बोलते हैं वो हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ओटोमन एम्पायर उसका हेड हुआ करता था, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़े 15 सेंचुरी से आगे क्या हुआ है कि इंडिया में जब मुगल एम्पायर आया तो उसने उसको चैलेंज किया कि जो यूनिवर्सल खलीफेट का कंसेप्ट था उसको चैलेंज किया, और यहाँ के जब मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने उसको आप कह सकते हैं कि उसका आपका सुजरेंटी एक्सेप्ट नहीं किए, यानी उसका आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट सत्ता स्वीकार नहीं किया, और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे इंडिया में जो है अपना एम्पायर खड़ा किया। अगर मुगल पीरियड से हम लोग अगर आगे बढ़े तो आपको पता है कि जब मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स के समय यहाँ जब आते हैं तो यहाँ के कुछ नेटिव रूलर जो हैं, जैसे टीपू सुल्तान का नाम आता है कि वो ओटोमन एम्पायर जो धीरे धीरे अब वहां पर वो पतन के तरफ जा रहा था, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है आप कह सकते हैं एक नए शक्ति के रूप में उभरे थे। तो उनसे हेल्प मांगा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। तो उस समय ओटोमन एम्पायर क्योंकि वो अपने पतन पर तो हेल्प नहीं कर पाए। तो हम लोग अभी तक देखें कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया तक, लेकिन संबंध यहाँ के लोगों का वहां के लोगों से है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आजादी के समय क्या हुआ। आजादी के समय देखिए ये हुआ, जब आजाद हुआ कंट्री तो उस समय टर्की ने इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री जो है रिकॉग्नाइज किया। तो ये यहाँ पर एक संबंध आप कह सकते हैं कि एक एस्टेब्लिश हुआ। और आजादी के बाद किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वो हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे देखिए आजादी के बाद मेजर अगर हम लोग घटना की बात करेंगे, ठीक है, मेजर घटना की बात करेंगे तो उसमें 1965 या 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध था। तो जो टर्की का स्टांस रहा है हमेशा कश्मीर के केस में वो प्रो पाकिस्तान रहा, यानी उनके हिसाब से वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे हैं, और यूएन का जो रिजोल्यूशन है वहां उस हिसाब से वो बात करते हैं, यानी कश्मीर के मुद्दे पे वो पाकिस्तान का साथ शुरू से देते रहे। तो 1970 तक आपका इस तरीके का चीज चलता है। इतिहास में दो चीज और महत्वपूर्ण घटना आपको बता दें कि जब बाल्कन आपका वार हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट पहले की घटना थी, वो घटनाएं थी जिसका आगे जाके काउज बनता है, कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। तो उस समय जो सैनिक आपका ओटोमन एम्पायर के या टर्की के जो मारे जा रहे थे या घायल हो रहे थे, तो उनको जो है मेडिकल एड भी इंडिया से प्रोवाइड किया गया था। जो यहाँ के मुस्लिम लीडरशिप था वो वहां पर पूरा टीम के साथ गया और मेडिकल एड भी प्रोवाइड किया। खिलाफत मूवमेंट आप जो है मॉडर्न इंडिया में सारे लोग पढ़ते हैं, आपको पता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया था, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक बड़े कोशिश हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक डिफरेंसेस हो गया था वो ना रहे। तो खिलाफत मूवमेंट में इंडिया का जो लीडरशिप था वो सपोर्ट किया था। तो हमारा जो संबंध है वो बहुत ही आप कह सकते हैं प्रगाढ़ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वार अगर सेकेंड की बात कीजिएगा तो आपको पता है कि इंडिया जो है ब्रिटिश के कंट्रोल का था, यानी इंडिया जो ब्रिटिश का रहा था वही माना जा रहा था। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो एलाइड कंट्री, एलाइड जो आपका था उसके सदस्य थे, और टर्की अपोजिट में था। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वार अगर सेकेंड में देखिएगा तो टर्की के अगेंस्ट में ये चीजें दिखेगा, लेकिन उस समय जो भी हो रहा था वो तो आपका ब्रिटिशर्स के इच्छा के अनुसार हो रहा था। आजादी के बाद लेकिन टर्की ने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इंडिया को एक्सेप्ट किया, लेकिन
कश्मीर के मुद्दे पे आपका रुख कह सकते हैं कि हमेशा से प्रो पाकिस्तान उनका रहा है, और इसी कारण रिलेशनशिप शुरुआत के दिनों में इतने प्रगाढ़ नहीं रहे। लेकिन आप 1980s के बाद 2003 तक दोनों के जो आपका प्रधानमंत्री हैं वो बहुत सारे कह सकते हैं ट्रिप एक कंट्री का दूसरे कंट्री में हुआ, और वहां से कुछ रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव आपका हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एंशियंट और जो आपका मिडिवल टाइज है, इसको हम डिटेल से आप सबके साथ चर्चा किया कि किस तरीके से जो है जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, किस तरीके से आपका चोला एम्पायर के समय किस प्रकार था, किस प्रकार से 15वीं सेंचुरी में स्थिति थी, किस प्रकार से मुगल सम्राट जो एम्पायर है उस समय स्थिति था, ये हम लोग डिटेल से आपके साथ चर्चा कर लिए हैं। कॉलोनियल पीरियड की भी बात हम लोग किए कि किस तरीके से टीपू सुल्तान के द्वारा हेल्प मांगा गया, लेकिन कमजोर होने के कारण वो हेल्प उस समय नहीं मिल पाया। वाल्कन वार की भी बात हम लोग किए कि किस तरीके से उस समय मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया। खिलाफत मूवमेंट की बात हम लोग किए, जब जो है इंडिया जो मुस्लिम सपोर्ट जो है उनको दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या था ना, खिलाफत मूवमेंट के समय आपको पता है कि काउज क्या होगा कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में अगर जो जीत हासिल हुआ था, उसके बाद ओटोमन एम्पायर को आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट करने का बात चल रहा था, ट्रीटी ऑफ सेवरेस था उसके तहत, उसी का विरोध किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट और के समय क्या स्थिति था वो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड के समय भी क्या स्थिति था वो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग आज़ादी के जो है चीज़ों पर स्पेशली फोकस करते हैं, इतिहास के पन्नों से निकल के थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो 1947 में टर्की ने एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इसको एक्सेप्ट किया। साथ ही जो एम्बेसी और कंसुलेट जो होता है दोनों कंट्री ने एक दूसरे कंट्री में एस्टेब्लिश किया। जैसे आप देखिएगा इंडिया का अगर आप देखिएगा एम्बेसी जो है आपका अंकारा में है, कंसुलेट जो है इस्तांबुल में है। उसी तरीके से अगर आप एम्बेसी देखिएगा तो जो है दिल्ली में है टर्की का, और 3 जगह पे कंसुलेट है। ठीक है, मुंबई में है, कोलकाता में और हैदराबाद में, ये 3 जगह पर है। उसके आगे हम लोग अगर देखें तो 1947 की अगर आप देखने का कोशिश कीजिएगा उस पीरियड का, तो पूरा दुनिया जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दो कह सकते हैं कि बड़े पावर के बीच विभक्त था। एक का कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो था उसका लीडर था यूएसए, और जो सोशलिस्ट वर्ल्ड था उसका वर्ल्ड ऑर्डर उसका जो है लीडरशिप कर रहा था यूएसएसआर। ऐसे समय में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कोल्ड वार के पीरियड कौन किस ग्रुप में है उसी अनुसार से दोनों का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि दोनों टर्की आजादी के बाद जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बना, यानी वो नाटो का सदस्यता लेता है। कहने का मीनिंग है कि वो और लेकिन जो है नाटो आपको पता है एक तरीके से सैन्य एसोसिएशन है, यानी जो है आपका जिसके आप देखते हैं कि नाटो का किस तरीके से रसिया के साथ जो है नाटो कंट्री का विवाद होते रहता है, स्ट्रगल होते रहता है। तो नाटो का मेंबर तो हुआ टर्की। इंडिया का आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इंडिया का द्वारा जो है आपका लिया गया था, यानी इंडिया ना यूएसए के साथ था और ना यूएसएसआर आस के साथ था, यानी गुट निरपेक्ष जिसको आप बोलते हैं। तो इसके कारण वहां पर ये रिलेशनशिप आपस में उतना आप कह सकते हैं ये नहीं था। लेकिन 1965 और 1971 में जो है ओपनली जो है टर्की के द्वारा जो है पाकिस्तान का सपोर्ट जो है आपका किया गया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें कि अगर दोनों कंट्री के बीच आर्थिक या जो सांस्कृतिक है जो इंगेजमेंट है, यानी इकोनॉमिक और कल्चरल जो इंगेजमेंट है कैसा रहा। अगर आप हाल फिलहाल के डेटा अगर आप देखिएगा तो इंडिया हमेशा ट्रेड सरप्लस कंट्री, यानी इंडिया टर्की को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यानी निर्यात ज्यादा करता है, आयात करता है। यानी इकोनॉमी के अगर आप एंगल से देखिएगा तो भारत अधिशेष है, जब अधिक सामान हम उसको बेचते हैं बशर्ते कि वहां से हम खरीदते हैं। अगर आप देखिएगा एक्सपोर्ट की बात कीजिएगा, निर्यात का अगर आप देखिएगा तो हम लोग जनरली जो है ऑटोमोबाइल वहां भेजते हैं, आपका केमिकल्स हम लोग भेजते हैं, स्टील हम लोग भेजते हैं, टेक्सटाइल हम लोग भेजते हैं, फार्मास्यूटिकल जो है हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का चीज जो है हम लोग जो है वहां पर भेजते हैं। अगर हम लोग अगर इंपोर्ट की बात कीजिएगा तो वहां पर से जो मेजर इंपोर्ट है वो हम लोग करते हैं जो आपका फ्रूट एंड नट्स जिसको बोलते हैं, नट्स में भी जो आपका चेरी है और एप्रिकॉट्स है वो बहुत है। साथ ही हम लोग वहां से मार्बल जो है करते हैं, कुछ जो है टेक्सटाइल का भी चीज आता है और ज्वेलरी भी आता है।
तो ये चीजें हैं, कुछ मशीनरी का भी पार्ट्स आता है। इंडिया जो है सामने कुछ स्टील देता भी है, कुछ आयरन स्टील वहां से भी इंपोर्ट आता है। तो ये हमारा, लेकिन आपका ये फ्रूट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये आपका यूनिक है। बाकी आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल तो इंडिया का किसी भी कंट्री से जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रहता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आप कल्चरल इंगेजमेंट की बात कीजिए, अगर सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसकी बात कीजिएगा, तो दोनों कंट्री के बीच जो है योगा फेस्टिवल टाइप से चीज होता रहता है। फिल्म फेस्टिवल जो है आयोजित होते रहता है, जहाँ की बॉलीवुड के एक्टर्स वहां जाते हैं और वहां का भी जो है यहाँ अगर होता है तो वहां तक। तो इस तरीके का चीज आपका होते रहता है। कल्चरल इंगेजमेंट इस तरीके से है कि अगर आप देखिएगा कि टर्की जो है एक मेजर जो है एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस के रूप में है, और इस्तांबुल आप कह सकते हैं एक मेजर जो है टूरिज्म का प्लेस है। डिप्लोमेटिक अगर माइलस्टोन की बात करें तो इसमें आपका 1980s के बाद से जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए कोरस्पोंडिंग कंट्री के, चाहे वो राजीव गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, पीवी नरसिंहा राव हो, तो इस तरीके का संबंध जो है आपस में आप कह सकते हैं कि विजिट हुआ और रिलेशनशिप बीच में इंप्रूव हुआ था। साथ ही जो कुछ ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है दोनों कंट्री मेंबर बने, स्पेशली G20 यानी विश्व के जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें से इंडिया और टर्की भी है, और G20 पर वो एक दूसरे को एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो वहां पर एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट वहां पर है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं उस चीज को जिसके संबंध में स्पेशली इस टॉपिक को आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग अगर यह देखें तो हुआ क्या था कि जैसे ही आपका आप कह सकते हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ और इंडिया ने आप ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके तहत कार्रवाई की, तो टर्की ने ओपनली जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया दोनों तरीके से। एक तो सपोर्ट हुआ, मोरल सपोर्ट कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कह सकते हैं, कि उसने भारत का जो एक्शन था उसको प्रोवोकेटिव का यानी कि उकसाने वाला कदम बताया, और पाकिस्तान के स्टेप को प्रशंसा किया कि पाकिस्तान ने बहुत ही शांतिपूर्वक काम तरीके से इस मैटर को डील किया, यानी पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इंडिया का विरोध किया। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह भी है कि जैसे 22 अप्रैल को अगर पहलगाम में अटैक हुआ था, तो 27 अप्रैल को मात्र सोच के देखिए 5 दिन के बाद जो है वहां पर उनका एक जो है एयरक्राफ्ट जो है आता है, उसमें मिलिट्री जो कार्गो है वो आपका वहां पर देखने को ऐसा कहा जाता है कि उसके माध्यम से मिलिट्री कार्गो वहां पर आया। इतना ही नहीं, एक मिलिट्री डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया। तो आप समझ सकते हैं इस आशंका में या इस स्पेकुलेशन में कि क्योंकि अटैक हुआ है तो इंडिया जरूर जो है टेरर कैंप को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्शन लेगा। तो ऐसे में अगर कोई आर्म्स का जरूरत है, मिसाइल्स का जरूरत है, जो तो डिफेंस इक्विपमेंट का जरूरत है, उसको सप्लाई करना। तो इस तरीके से जो ये टर्की का कदम है ये एक चिंताजनक है। हाँ, ये अभी ध्यान देने वाला बात है कि टर्की और चाइना के लिए पाकिस्तान एक तरीके से आर्म्स का इंपोर्टर है, तो हो ये अपॉर्चुनिटी भी टर्की के द्वारा देखा गया कि उनके लिए ये एक्सपोर्ट करने का बेहतर मौका है। लेकिन जिस तरीके से ओपनली जो है रेस्पॉन्ड किया गया, ये किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं सराहनीय जो है नहीं था। अगर आप थोड़ा सा और गौर कीजिए कि 1965 के युद्ध में भी साथ दिया था, 1971 में भी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद स्पेशली ये बीच बीच में जब ये एर्दोगन जो आपका प्रेसिडेंट बने हैं, देखिए ऐतिहासिक रूप से इस्लामिक वर्ल्ड का हेड रहा है टर्की, क्योंकि खलीफेट के कंसेप्ट के कारण। तो उसके कारण क्या है कि वहां पर आपका इशू है। ठीक है, तो वहां अगर आप खलीफेट के कंसेप्ट को देखिएगा तो वो अभी भी उस चीज को लीड करना चाहते हैं, यानी इस्लाम का जो सारा हेड है वो टर्की को बनाना चाहते हैं। स्पेशली जो एर्दोगन है वो पैन इस्लामिज्म की बात करते हैं। ठीक है, फिर से पुनः वो ओटोमन साम्राज्य जिस तरीके से विस्तृत था उसी तरीके से टर्की जो है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट करे, तो ये उनका सोच था। इसके कारण क्या हुआ, अब इंडिया में अगर आप घटनाक्रम देखिएगा तो इसी समय आपका आर्टिकल 370 जो है इसको एब्रोगेट किया गया, उसको आप कह सकते हैं रिवोक किया गया। उसमें जो है टर्की के द्वारा जो है भारी विरोध जो है आपका जताया गया। साथ ही यह इंटरनेशनल फोरम पर टर्की के द्वारा बोला गया कि इंडिया में
कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और इस पर डायलॉग करने की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया कश्मीर के मुद्दे को बायलेटरल तरीके से सोल्व करना चाहता, ना कि किसी मीडिएटर या इंटरनेशनल किसी फोरम पर करना चाहता है। और पाकिस्तान का हमेशा कोशिश होता है कि इस मुद्दे को बायलेटरल से उठा के हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। तो जिस तरीके से टर्की ने किया वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में जो है स्टेटमेंट दिया गया था, जो कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। अब उससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अभी तो ये अप्रैल की बात है ना, जनवरी 2025 में भी जो है एर्दोगन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि हम जो है कश्मीर के जो भाई हैं उनके साथ हैं, सोलिडेरिटी है, उस तरीके की बात जो है उनके द्वारा किया गया। तो ये दिखाता है कि जो है पाकिस्तान प्रो कंट्री जो है स्पेशली कश्मीर के मुद्दे पे टर्की रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर उसको और देखें तो टर्की क्या करता है कि उसको जो इंटरनेशनल फोरम है, जैसे यूएन का प्लेटफॉर्म है या ओआईसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है कोऑपरेशन का, वहां पर भी इस मुद्दे को आपका उनके द्वारा उठाते जाते रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये आपसे चर्चा कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से आपका टर्की के द्वारा जो है मिलिट्री सपोर्ट दिया गया। आपका वहां जो है C-130 करके हरक्यूलस नाम था, C-30 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट जो है वहां पर कराची में लैंड होते हुए देखा गया, जिसमें कि मिलिट्री कार्गो जो है आपका अवेलेबल था और डेलीगेशन भी में जो है मिलिट्री का वहां पर आया। ठीक है, और साथ ही जो स्टेप था इंडिया के द्वारा लिया गया उसको जो है प्रोवोकेटिव जो है बताया गया, यानी उसको उकसाने वाला जो है बताया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहां तक तो हम लोग समझ लिए कि किस प्रकार से प्रो पाकिस्तान जो है टर्की का इंस्टांस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मेजर वो कौन से बिंदु हैं जो दोनों कंट्री को आप कह सकते हैं कंटेंशन का बिंदु है। देखिए, टर्की क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, इसलिए एनएसजी में जो आपका है इंडिया का विरोध करता है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है, देखिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अगर इंडिया मेंबर हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा यह होगा कि जो न्यूक्लियर जो आपका मटेरियल्स हैं उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। सपोज कीजिए भारत को आज एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, तो अगर उसमें से वन ऑफ द मेजर जो हम लोग का एम होता है वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी, तो अगर उसके लिए जो फिजाइल मटेरियल चाहिए या उस तरीके का इवन मटेरियल के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकता है। तो यह दिखाने का कोशिश टर्की करता है कि अगर भारत को इस तरीके का सपोर्ट किया गया तो इंडिया जो है उसको न्यूक्लियर यानी कि नॉन पीसफुल पर्पस में यूज करेगा। ठीक है, तो यानी एनएसजी मेंबरशिप में इसको जाने से रोकता है। तो ये हम लोगों का। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान के मुद्दे में जो आपका है टर्की इंडिया को ब्लेम करता है कि एक आपका एक एसोसिएशन है इस्तांबुल प्रोसेस करके, ठीक है, 2011 से ये चल रहा, उसमें टर्की के द्वारा देखिए लीड लिया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो है आपका स्टेबिलिटी रहे, ताकि जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बना हुआ रहे। भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर हैवी इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में भारत का है, बहुत तरीके का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जलंज देराराम है, उसी तरीके से वहाँ का सलमा डैम है, वहाँ का पार्लियामेंट भी भारत के द्वारा बनाया गया। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है भारत के द्वारा वहाँ किया गया। लेकिन उस केस में भी जो है टर्की के द्वारा यह ब्लेम किया जाता है कि इंडिया के कारण जो है आपका अफगानिस्तान में आपका है, या इंडिया जो है उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है वहाँ के इंटरनल अफेयर्स में। और सीरिया एक कंटेक्स्ट रहा है। सीरिया और अगर आप टर्की का देखिएगा बॉर्डर जो है एक जगह, तो टर्की जो है नॉर्दर्न सीरिया पे अटैक करते रहा, जिसका भारत जो है क्रिटिसाइज करते रहा कि आप दूसरे के कंट्री में इंटरनल अफेयर्स में आप जो है ये कर रहे हैं या सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच अफगानिस्तान और सीरिया को लेके भी विवाद जो है आपका रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पिछले साल एक जो है वेबसाइट था जो इंडियंस के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता था, उसको जो है बंद कर दिया गया टर्की में, यह कहते हुए कि इसकी ये जो है आपका
एंटी पाक वेबसाइट है और जो है इस तरीके से वहां पर जो है उसको बंद किया गया। तो ये भी आप कह सकते हैं इस तरीके का इशू जो है भारत और टर्की के बीच का जो है आपका रिलेशनशिप को आप कह सकते हैं कि खराब करने में रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगर ये देखें कि दोनों के बीच ये जो सारा घटनाक्रम है इसके क्या इम्पैक्ट होता है, तो अभी देखिए इतना के बाद क्या होगा कि इंडियंस जो टूरिज्म के रूप में उसको मेन डेस्टिनेशन के रूप में यूज कर रहे थे, जैसे मालदीव है, तो उस तरीके का उसी में से वन ऑफ द आप कह सकते हैं टूरिंग प्लेस में से इंडियंस के द्वारा इस्तांबुल का यूज किया जाता है। तो वो जो ट्रेवलिंग कंपनियां जो भी थी, जैसे कि आप ईज माई ट्रिप है या फिर जो है, तो वो ये सब ने एडवाइजरी जारी किया कि आप टर्की जाना जो है इस तरीके से के अगेंस्ट जो है आपके रहेगा सुरक्षा और बाकी चीज। तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा टिकट जो है आपका लगभग टिकट कैंसिलेशन जो है 250% आपका जो है बढ़ गया, 60% बुकिंग जो है आपका ड्रॉप कर गया। तो ये इम्पैक्ट अभी इमीडिएट जो एक्शन लिया गया उसके कारण आपका हुआ है। इंडिया और टर्की जो है एक आप शिप बिल्डिंग एक डील हुआ था, उसमें आपका 2.3 बिलियन का डील था, जिसमें एक शिप बिल्डिंग का प्रक्रिया को प्रमोट करना था, वो आपका कैंसिल हुआ। भारत कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट भी करता था, छोटे छोटे जैसे एक्सप्लोसिव हैं, जो ड्यूअल पर्पस के जो एक्सप्लोसिव हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि जैसे एक्सप्लोजिव में ड्यूअल पर्पस कुछ जैसे होता है डेटोनेटर होता है, जैसे कि पहाड़ को तोड़ने के लिए होता है लेकिन उसका युद्ध में यूज होता है। तो ड्यूअल पर्पस जो होता है और से जो भी एक्सप्लोसिव होते हैं उन सभी को आपका एक्सपोर्ट जो है इंडिया के द्वारा जो है बंद कर दिया गया। उसी तरीके से जो टर्किश नेशनल जो थे, जो गोवा में होटल्स वगैरह में रुकते थे, उनके लिए जैसे गोवा विलाज वगैरह वो उनका सेवा देना बंद कर दिया गया। टर्की एयरलाइंस के साथ जो कनेक्शंस था वो आपका जो है एक तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है जो जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान का ओपनली जो है सपोर्ट किया। लेकिन ये तो इमीडिएट आपका है, लेकिन हम लोगों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो हमारा संबंध है टर्की के साथ उसके फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है हमारे लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो देखिए इंडिया के लिए इस एक अच्छा बात क्या है कि हमारा टर्की के साथ ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, यानी हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हमारे पास इकोनॉमिक सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रखेगा और फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाएगा। ये बातें अच्छी है। साथ ही क्या है कि हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका टर्की में इन्वेस्ट कर रहा है, उसी तरीके से टर्किश फर्म वेरियस है। एग्जांपल के लिए आप सर्वोनिक का एग्जांपल ले सकते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे आपका एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये चीज आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, टर्की का एक और क्या एडवांटेज है ना, स्मार्ट सिटी बनाने में टर्की को एक्सपर्टीज है। तो अगर वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो वो टेक्नोलॉजी वो ज्ञान जो है यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है, उसका जो है हम लोग फायदा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, टर्की के लिए क्या बेनिफिट है कि अगर आप देखिए चाइना और इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा अगर वहां पर कोई टूरिस्ट जाते हैं तो वो इंडियंस जाते हैं। तो ये टूरिज्म के लिए वहां के लिए है आपका डेवलप करना। दूसरे बात क्या है कि अगर दोनों का रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा तो जो कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं वो बॉलीवुड का हो या योगा के माध्यम से हो, या जो एकेडमिशियन दूसरे कंट्री में किसी चीज को स्टडी करने जाते हैं तो वो नॉलेज ट्रांसफर आपका बेहतर हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ग्लोबल स्तर का जो एसोसिएशन है G20 में, जहां की 20 बड़े अर्थव्यवस्था मिलता है, वहां पर आप अच्छा से संबंध रख सकते हैं। वहां पर अपनी जो कॉमन पॉइंट है उसको, क्योंकि इंडिया भी देखिए एक डेवलपिंग कंट्री है और टर्की भी है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे G7 के जो भी कंट्री होंगे वो भी वहां पर होंगे, तो वहां पर उसको अच्छे तरीके से रखा जा सकता है ताकि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो ग्लोबल आपका गवर्नेंस है वो आपका वहां पर बना हुआ रहे या अच्छा रहे। ठीक है, अब हम लोग जो निगेटिव्स है जो हम लोगों का द्विपक्षीय जो टाइज है उसमें निगेटिव्स क्या है उसके बारे में हम लोग देखें। तो सबसे बड़ा आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा कि वो एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान जो स्टांस है टर्की का वो है। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ उस समय की बात करें या 1965 का जो
युद्ध हुआ, 71 का जो युद्ध हुआ उसमें की बात करें तो आप हमेशा जो है प्रो पाकिस्तान स्टांस रहा है, ये इंडिया के लिए एक कंसर्न का विषय है। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक जो कुछ बातें, जैसे एनएसजी में जो हम लोगों का मेंबरशिप के लिए जो चाहे आपका टर्की के द्वारा विरोध किया जाते रहा, ये एक हम लोगों के लिए कंसर्न का विषय है। साथ ही वह भी हम लोगों के लिए एक कंसर्न का विषय है कि जो इंडिया का एनिमी कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है या अजरबैजान है, उन दोनों कंट्री के साथ टर्की का बढ़िया रिलेशन होना था। आपको पता है कि जो है इंडिया के अगेंस्ट में ये चीजें जाता है, ये हमारे बायलैटरल जो संधि है उसके अगेंस्ट में ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, अगर इकोनॉमिक संबंध की बात करें तो इसमें निगेटिव में अगर आप देखिएगा कि जो रिसेंट में जो घटना हुआ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाइकआउट किया गया, जिस तरीके से जो फूड ट्रेडर्स है उनके द्वारा विरोध जताया गया कि ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट दिया गया, तो ये सारा एक्टिविटी भी जो है, या फिर होटल्स जो भी थे उनके द्वारा जो टर्की के रेसिडेंट्स है उनको सेवा देने से इनकार किया गया, तो ये सारी चीजें जो है ट्रेड के अगेंस्ट में जो है आपका जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ निगेटिव चीजें हैं। उसके साथ जो है एक और जो अगर आप ग्लोबल स्तर पर देखिएगा कि शुरू से क्या है ना, टर्की क्या है कि नाटो मेंबर का हो, जबकि इंडिया के बारे में देखिएगा कि वो न्यूट्रल कंट्री रहता है, यानी किसी युद्ध से इंडिया एक पीसफुल कंट्री के रूप में है, नॉन अलाइनमेंट रखता है, जबकि टर्की जो है एक प्रो एक्टिव मेंबर है नाटो का। तो वो भी दोनों का जो है ओपिनियन है या थॉट्स है, विचार है, पर्सपेक्टिव है, उसमें जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमेशा जो ट्रेड सरप्लस की बात जो हम लोग पॉजिटिव में करते हैं, तो टर्की हमेशा यह डिमांड करते रहा कि उनका भी जो ट्रेड है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी ट्रेड जो डेफिसिट है उनका उसको कम करने के लिए, उसके लिए टैरिफ को कम करने का जो है प्रेशर हमेशा टर्की के द्वारा दिया जाता रहा। तो ये एक जो है आपका निगेटिव का बात है। दूसरा जो दोनों का पूरा थॉट प्रोसेस अगर आप देखिएगा, जो इंडिया का अगर आप देखिएगा तो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, यानी किसी धर्म स्पेसिफिक बात नहीं होता है यहाँ पर, तो सारे रिलीजन का आप कह सकते इक्वली जो है रेस्पेक्ट है। लेकिन जो आपका टर्की का जो अप्रोच है वो पैन इस्लामिज्म का है, यानी इस्लाम बेस्ड उसका फोकस है। स्पेशली जब से ये प्रेसिडेंट अर्दगन आए हैं उस समय से ये चीजें आपका बढ़ गया। दूसरा, भारत का उन कंट्री से आप कह सकते हैं बेहतर जो है संबंध है जिनका कि बॉर्डर डिस्प्यूट या कंट्री के रूप में डिस्प्यूट है, जैसे कि ग्रीस आप देख सकते हैं, जिस तरीके से साइप्रस देख सकते हैं। तो इंडिया का इन सभी कंट्री के साथ बेहतर रिलेशनशिप है, जबकि इनका बॉर्डर डिस्प्यूट या जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है टर्की के साथ जो है अलग अलग विषय पे रहता है। ठीक है, और उसके बाद एक लिमिटेशन है स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन, क्योंकि आपको पता है कि वो नाटो का मेंबर है, जबकि इंडिया जब भी करेगा तो आप कह सकते हैं युद्ध कम से कम इंडिया का शुरू से स्टांस उस तरीके से रहा। ठीक है, तो इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट का शुरू से मेंबर रहा, तो ये भी एक कह सकते हैं उसका एक लिमिटेशन है। अभी हम लोग ये इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट में जो टर्की ने किया तो भारत ने किस तरीके से जो है उसको रेस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहला है जो अगर आप देखिएगा डिप्लोमेटिकली किस तरीके से दिया गया, तो जो उनके प्रेसिडेंट का जो रिमार्क दिया गया था उसको जो है खारिज किया गया, उसको जो है आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया गया और ओपनली जो है कंडेम किया गया। ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तान का वो स्टैंड लिए उसको। दूसरा है कि जो इकोनॉमिक हम लोग जो संबंध हम लोगों का था, जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, डिफेंस एक्सपोर्ट जो कर रहे थे या अन्य जैसे शिप बिल्डिंग का जो हम लोगों का डील था वो तुरंत कैंसिल किया गया। सोशल मीडिया पर जो है कैंपेनिंग हुआ है, उसके माध्यम से जो है जो ट्रेवल एजेंसी के द्वारा एक्शन लिया गया उसका इम्पैक्ट हुआ, और जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भारी नुकसान जो है टर्की को हुआ है। तो साथ ही जो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो पार्ट होता है, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल है, योगा दिवस है, इन सब चीज़ों में भी आपका निगेटिव इम्पैक्ट जो है इसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिया उन चीज़ों पर वोकल हो सकता है जिससे कि टर्की का अगेंस्ट है, जैसे कि आर्मेनिया है, ग्रीस है, साइप्रस है, इजराइल है, तो उसका भारत जो है आपका उसमें जो है सपोर्ट अपना सपोर्ट दिखाया है, क्योंकि टर्की के द्वारा पाकिस्तान का सपोर्ट दिया गया। दूसरा एक चीज़ में और भी गौर करने वाला, अगर आप इस मुस्लिम कंट्री की बात कीजिएगा तो टर्की चाहता है कि पूरे इस्लामिक कंट्री का बोस हम बने, जबकि
वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा इस्लाम वर्ल्ड को दो कंट्री लीड करता है, या सऊदी है या यूएई है। ये दोनों कंट्री ने पहलगाम अटैक में इंडिया का सपोर्ट किया है और टेररिज्म का जो है खुल के विरोध किया। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो नेशन है वहां भी सुप्रीमेसी को लेके जो है उस चीज का ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो यूएई और जो आपका सऊदी है वो इंडिया को सपोर्ट किया था, जबकि टर्की जो है आपका पाकिस्तान का सपोर्ट जो है आपका किया है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं कि ये हम लोगों के साथ जो है उनके से जो रिलेशनशिप है उनमें जो है नेगेटिव है। अब है कि हमको जो है किस तरीके से उनके साथ क्या करना चाहिए वो हम लोगों को देखते हैं। ठीक है, दूसरा है कि हम लोग और क्या एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि जितना भी टर्की के द्वारा लगभग 350 ड्रोन्स जो है सप्लाई किया गया था पाकिस्तान को, सारे को जो है इजीली जो है इंटरसेप्ट किया गया और हवा में ही जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, दूसरा आर्मेनिया का जो है आप कह सकते हैं एनिमी कंट्री टर्की है, तो इंडिया क्या कर रहा है कि आर्मेनिया को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, आर्म्स ये कर रहा है। ठीक है, तो यानी आर्म्स डिप्लोमेसी के माध्यम से इंडिया जो है उनके जो आप कह सकते हैं एनिमी कंट्री है उनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा आपको बताया कि किस तरीके से उनका संबंध जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच है कि इस्लामिक जो नेशन है उसको कौन लीड करेगा। तो इंडिया ने क्या किया है, सऊदी और यूएई के साथ जो है बेहतर रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत करने का कोशिश किया है। ठीक है, उसके साथ ही अब इंडिया क्या क्या चीज और कर रहा है, इंडिया के अब जैसे आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी में देखिएगा तो ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से जब आपका जब अर्थक्वेक आया था टर्की में तो उसको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है प्रोवाइड किया था, रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, उसके साथ जो है आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक का सेंटीमेंट होता है, जैसे जिस तरीके से इंडिया में अब देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से टर्किश गुड्स का जिस तरीके से बायकॉट किया गया, तो और जिस तरीके से एक आप कह सकते हैं नेशनलिज्म का पूरा भावना जो है इंडिया में देखने को मिला, और टर्की से संबंधित बहुत सारी चीज़ का, जैसे कि आप देखें कि किस तरीके से उनका जो बुकिंग जो है बहुत सारा 60% बुकिंग कैंसिल हो गया। उसके बाद जो टिकट कैंसिलेशन में लगभग 2.5 गुना के वृद्धि हुआ, तो वो उनको इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, एयरलाइंस को आपको भारी नुकसान हुआ। तो इस तरीके से इंडिया जो है कोशिश करा, साथ ही जो है इस मुद्दे को जो ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कर सकता है। साथ ही इंडिया यह भी कोशिश कर रहा है कि जो कॉमन मुद्दे हैं टर्की के साथ, जो डेवलप्ड कंट्री के साथ विवाद के जो मुद्दे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो मुद्दे हैं, उस पर उनके साथ एक संबंध बना के हम लोग उसको G20 में रखेंगे। और जो टेररिज्म वाला बात है उस पर भी हम लोग उसको टर्की के साथ बात किया जा रहा है, क्योंकि टर्की ने पूर्व में जब एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडिया में नक्सल घटना हुआ था तो उसका जो है क्रिटिसाइज किया गया था। तो उस हिसाब से भी इंडिया के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि ग्लोबल फ्रंट पर भी टेररिज्म के मुद्दे पर उसको साथ लिया जाए। लेकिन वर्तमान में जो है आप जिस तरीके से टेररिज्म के आधारित एक घटना को टर्की ने सपोर्ट किया था तो उस पर भी बातचीत चल रहा है, ताकि क्योंकि पूर्व में नक्सल घटना जो हुआ था तो टर्की ने जो है नक्सलाइट घटना को जो है आप कह सकते हैं कंडेम किया था या क्रिटिसाइज किया था, तो उसको उसी तरीके से कन्विंस करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात कर रहा है। अब है कि भारत के लिए वे फॉरवर्ड में अगर कुछ और चीजें देखेगा तो करना ये चाहिए कि टर्की के ऐसे संबंध ऐसा होना चाहिए टर्की का कि इंडिया और पाकिस्तान को जो पॉलिसी है वो बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं उसको अलग तरीके से देखने का, उसका पाकिस्तान से रिलेशन असल करने का है। यानी अभी जो एक ही लेंस से एक ही साथ मतलब हाइफनेट करके जो देखता है, अगर टर्की भारत पाकिस्तान को जब देखेगा तो एक सकता आपका पाकिस्तान से अलग रिलेशन होना चाहिए, इंडिया से अलग होना चाहिए। यानी जो कपलिंग करके जो चीजें चल रहा है वो नहीं, अलग अलग चीजों को देखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमको इम्प्रूव करना है रिलेशन तो हमको जो है आर्थिक मुद्दे पर बात करना पड़ेगा और अधिक से अधिक ट्रेड वगैरह को सपोर्ट करके, जैसे एफटीए है, एफटीए जो है हमारा ट्रेड नेगोशिएशन का पहला स्टेप होता है, तो पहले हम लोग एफटीए को प्रमोट करें और अगर वहां हो जाता तो फिर हम लोग जो उसका अगला स्तर होता है सेपा होता है या सेका होता है, तो उस दिशा में हम लोग जो है उसको मूव करने का जरूरत है। उसके बाद है कि जो टर्की का जो है इंडिया भी ये अपने जो स्टेप है उसको रिस्ट्रेन कर सकता है। जैसे कि टर्की का जो विवाद होता है वो जैसे सीरिया से है, ग्रीस से है, साइप्रस से है, तो वहां पर अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकता है। और उसी तरीके से टर्की को भी चाहिए कि इंडिया का जो इंटरनल अफेयर्स का मैटर है, जैसे कश्मीर का मुद्दा, उसको उन चीज से दूर रहना चाहिए कि वो उसको इंटरनेशनलाइज करने का
कि ह्यूमन राइट वायलेशन का जो प्रीचिंग करता है, उस तरीके की चीज़ें से बचना चाहिए टर्की को। भारत को भी उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या उनसे संबंधित जो जियो पॉलिटिकल मैटर है उस पर एक न्यूट्रल पोस्चर जो है या न्यूट्रल जो है ओपिनियन जो है आपका रखा जा सकता है। और जो जो एसोसिएशन में जहां इंडिया जो है एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो G20 है या फिर SCO है, वहां पर उन दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आके अपने जो कॉमन इंटरेस्ट के जो बिंदु है उसको जो है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे जो है बपक्षीय जो वार्तालाप है वहां पर रख सकते हैं। दोनों के बीच ऐतिहासिक रूप से जो संबंध रहे हैं आपको बताए हैं कि किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड से लेके चोला पीरियड से लेके आपका 15वीं सेंचुरी से लेके मुगल पीरियड से लेके ब्रिटिश इरा में जो तरीके से ट्रेड रहे हैं उनको जिंदा रखा जा सकता है, उसको रिवाइव किया जा सकता है। और साथ ही जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जो चीज होते हैं जैसे कि आपका डायस्पोरा यानी यहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, तो उनका इंगेजमेंट हो सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह को सेलिब्रेट करने का हो सकता है, फिल्म जो है ये फेस्टिवल हो सकता है, योगा दिवस मनाया जा सकता है। यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करने जाए, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ, तो वो है यहाँ के जो एकेडमिशियन है वहाँ किसी चीज़ को स्टडी करने जाए, वहाँ के एकेडमिशियन यहाँ पर आए। तो इन चीज़ों से जो है हम लोगों का एक बेहतर दिशा की तरफ जो है हम लोग अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये तो, लेकिन हमेशा जो है हमको वो भी ध्यान रखना है कि किसी अपने सुरक्षा से भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करना है। यानी टर्की किसी भी प्रकार का जो है अगर सप्लाई करता है पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उसको जो है ध्यान रखने का जरूरत है और उस पर जो है नज़र बनाए रखने का जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम लोग होलिस्टिकली अगर इन चीज़ों के तरफ देखेंगे तब हम लोग टर्की के तरफ जो है एक जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग अच्छा रख सकते हैं। और इसको इस रूप में समझना है, यानी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आप हमारा जो है एक ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छा संबंध रहा। और जियो पॉलिटिक्स को अगर आप देखें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड प्लस जो ये आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा गेम होता है, ठीक है, अपने आप को किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपराइज करने का जो पूरा मैटर है वो मैटर भी इसमें है। यानी बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। तो भारत को इन सारे मुद्दों को देख के जो है अपना स्टेप लेना चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उसमें जो है एकदम क्लियर स्टैंड इंडिया का होना चाहिए। और पाकिस्तान से उसका डिफेंस अलाइनमेंट या डिफेंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश होना चाहिए। पाकिस्तान को किस तरीके से जो है आप कह सकते हैं टेरर फैक्ट्री बन गया, उसको जो है टर्की के साथ यह कन्विंस करने का कोशिश होना चाहिए। यानी कहने का मीनिंग है कि अगर हम एक ऐसा अप्रोच ले जिसमें कि इकोनॉमिक रूप से, कल्चरली रूप से, स्ट्रेटजिक रूप से, सारे तरीके से अगर हम लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हम लोग टर्की को जो है काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपके साथ मेंस में आता है तो इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द अगर आप लिखिएगा तो होपफुली आपका आंसर जो है एक कंप्लीट आंसर लगेगा। और बस आज के लिए मैं इतना ही इसको कंक्लूड करता हूँ। जो इस चैनल के माध्यम से इस देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोग अधिक से अधिक जो है इम्प्रूवमेंट ला सकें और जो स्पेशली बच्चों का जो डिमांड है उस अनुसार से इसको हम लोग कैटर कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।